हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल बहू मांगे इंसाफ का अगला भाग। वे पांचों काफ़ी देर तक फर्श से चिपके जहाँ के तहाँ खड़े रहे। मंजीत, सुलक्षणा देवी और रेखा के जिस्म तो इस कदर कांप रहे थे जैसे अचानक ही उन्हें निमोनिया हो गया। हरनाम दास को काटो तो खून नहीं, और जसवंत के चेहरे पर पसीने की ढेर सारी नन्ही नन्ही बूंदें झिलमिला रही थीं। काफ़ी देर तक वे एक दूसरे से बोल तक नहीं सके। बोलते भी कैसे। डरी सी जीभ तो तालू में जा चिपकी थी। इस बार भी सबसे पहले स्वयं को जसवंत नहीं संभाला। वह शेष चारों की तरफ बढ़ा। किम कर्तव्य विमूढ़ से हरनाम दास अभी तक हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़े थे। उनकी तंद्रा टूटी। बोले, यह सब क्या चक्कर था जसवंत? मुझे तो किसी की शरारत लगती है। शरारत? शायद कोई हमें डराना चाहता है, आतंकित करना चाहता है। कौन? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अपनी ये बेवकूफ़ी भरी बातें छोड़ो जसवंत। कांपती हुई सुलक्षणा देवी कह उठी। सीधी सी बात यह है कि उस कमबख्त की रूह बदले की आग में सुलगती हुई अभी तक इसी कोठी में भटक रही है। मुझे पहले ही डर था कि वह कुलक्षणी मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वह ज़रूर हम सबको एक एक करके चुन चुन कर मार डालेगी, रेखा बोली। मंजीत ने कहा, हम सबको ये कोठी छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोठी छोड़कर भला हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं भी। लेकिन अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए, वरना वही होगा जैसा रूह ने कहा। हम सब मारे जाएंगे। ये कोठी अभिशप्त हो चुकी है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। होश की बात करो मंजीत। पहली बात तो ये कि इस कोठी के अलावा हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सब रह सके। दूसरा ये कि इस तरह अचानक कोठी छोड़ देने पर खरबंदा, पंडित जी और दूसरे लोगों के दिमाग में ढेर सारे सवाल उभरेंगे। मधु को दौरे पड़ते हैं। हम उसे लेकर कोठी से बाहर कहीं नहीं जा सकते। बौखलाहट में हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि यहाँ रहे तो सब मारे जाएंगे। फिर भी धैर्य से काम लो मंजीत। ठंडे दिमाग से सोचो। बंसी बाबा भूतनाथ को लेने गया है। यदि वो उन्हें ले आया और सचमुच यह कुटी अभिशप्त हो गई है तो बाबा भूतनाथ कविता की रूह को यहाँ से भगा देंगे। उसके बाद कम से कम रूह से हमें इस किस्म का कोई खतरा नहीं रह जाएगा। अगला दृश्य। आपने ले ली तलाशी? विजय ने लगभग गुर्राते हुए पूछा। हल्की सी मुस्कान के साथ खरबंदा ने कहा, जी हाँ। क्या मिला? फिलहाल कुछ भी नहीं। तो क्या अब मैं जान सकता हूँ कि रात के इस वक्त आपने हमें कष्ट क्यों दिया? ऐसा क्या खो गया था आपका जिसे आप हमारे घर में तलाश करने आए? विजय। खरबंदा के कुछ कहने से पहले ही समीप खड़े कुंज बिहारी बोले, अपने बोलने के ढंग में सुधार करो बेटे। इंस्पेक्टर साहब से इस तरह बात नहीं करते। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों पर ध्यान न दीजिएगा। आप जानते हैं कि आप फिक्र न करें। खरबंदा ने बड़ी ही जानदार मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं विजय की मानसिक स्थिति से परिचित हूँ और मेरे अंदर एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात का कभी बुरा नहीं मानता जिसे अपराधी न समझ लूँ। दूसरे पुलिस वालों की तरह मैं अपनी इस वर्दी का दुरुपयोग कभी नहीं करता। दरअसल ऐसे लहजे में इंस्पेक्टर से बात करने वाले अक्सर बेगुनाह होते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इंस्पेक्टर साहब, विजय ने अक्कड़ स्वर में पूछा। दरअसल हम ये देखने आए थे कि तुम्हारे पैर में किस नंबर का जूता आता है। देख लिया आपने? जी हाँ, 7 नंबर का। उसके लिए तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे मेरे पैर का नंबर पूछ लिया होता। लोगों के बयान पर हम पुलिस वाले ज़रा कम ही यकीन करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में हमारा विश्वास कुछ ज़्यादा ही होता है। खरबंदा ने दिलचस्प मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे हम ये भी देखना चाहते थे कि तुम्हारे पास कोई काली पतलून, साटन का काला लिबादा और चेहरा ढकने के लिए नकाब तो नहीं है। किस निष्कर्ष पर पहुँचे? कम से कम यहाँ से तो ऐसा कोई लिबास नहीं मिला। विजय ने व्यंग सा किया। यानी आप पूरी तरह निराश हुए? जी नहीं, दरअसल मुझे खुशी हुई है। यदि ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाती तो मैं तुम्हें गिरफ़्तार करके अपने साथ ले जाने पर विवश हो जाता। और जब मैं किसी को गिरफ़्तार करता हूँ तो इसमें कोई शक नहीं कि मुझे बहुत दुख होता है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे किस खुशी में गिरफ़्तार करने वाले थे? खरबंदा ने संक्षेप में उन्हें बता दिया। ये भी कि उन्हीं लोगों ने विजय के नाम पर शक जाहिर किया था। सुनकर विजय के चेहरे पर अजीब सा तनाव उत्पन्न हो गया। बोला, उन्होंने शक जाहिर किया और उसके तुरंत बाद ही अब रात के वक्त आकर हमें परेशान करने लगे। रिपोर्ट करने वाला जिस पर शक जाहिर करे उसे चेक करना हमारी ड्यूटी है। विजय नई आंखें विजय की आंखें शून्य में टिक गई। चेहरे पर दृढ़ता उभरती चली गई। बड़े ही सख्त स्वर में वह कहता चला गया, बेशक वह नकाबपोश मैं नहीं था इंस्पेक्टर, लेकिन इसमें शक नहीं कि उनका मुझ पर शक करना गलत नहीं है। मैं हर हालत में अपनी बहन के हत्यारों से बदला लूँगा। मैं किसी अलार्म के बजने पर वहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। विजय। खरबंदा गंभीर स्वर में चीखा,
मत भूलो कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने। मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। विजय बड़ी तेजी से घूमकर दांत पीछे गुर्रा उठा। यदि सच्चाई कहना भी कोई जुर्म है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं पुलिस से नहीं डरता, किसी कानून या किसी अंधी अदालत से नहीं डरता। जो मुझे करना है उसे करके रहूँगा। अगर विजय अपनी बहन की हत्या का बदला भी नहीं ले सकता तो धिक्कार है विजय पर। बहन से इतने वर्षों तक इस कलाई पर राखी बंधवाकर बहन भाई के पवित्र रिश्ते को नापाक किया विजय ने। खरबंदा जैसे व्यक्ति के रोए खड़े हो गए, आंखें भरती चली गई। अगला दृश्य। अरे रे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप चाय लाए मेरे लिए? चीखती हुई मधु ने कहने के साथ ही बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन जसवंत ने उसे रोकते हुए जल्दी से कहा, मंजीत ने तुम्हें कम से कम 24 घंटे तक बिस्तर से उठने से मना किया है। मगर आप चाय? बंसी काका कहाँ गए? ओफो, मैं ही चाय ले आया तो कौन सा गजब हो गया। लो। मधुर मुस्कान के साथ मधु ने कप प्लेट पकड़ लिए। वो बेड की पुश्त से पीठ टिकाए बैठी थी। चाय हाथ में लिए ही वो उसमें से उठती भाप को देखने लगी और फिर उसे देखते ही देखते जाने किन ख्यालों में गुम हो गई। जसवंत उसके सामने बेड पर ही बैठ गया था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद जसवंत ने प्यार से पूछा, क्या सोचने लगी मधु? हरामजादे। गुर्राने के साथ ही मधु ने अचानक एक झटके से चेहरा ऊपर उठाया और गुर्रा उठी। अब तू मुझे चाय लाकर पिलाता है? मधु। जसवंत बुरी तरह चौंका। कमीने कुत्ते। कहने के साथ ही उसने भग से सारी चाय जसवंत के चेहरे पर फेंक मारी। जसवंत के कंठ से हृदय विदारक चीख निकल गई। दोनों हाथों से चेहरा ढाँप कर वह बिलबिलाता हुआ उठा, जबकि मधु एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। कूद कर वह एकदम पलंग से नीचे खड़ी हो गई और गुर्राई, मुझे चाय पिलाकर तू ये समझता है सुअर के बच्चे की तुझे माफ़ कर दूंगी? नहीं, तूने मेरे ऊपर तेल छिड़का था। मैं तुझे मार डालूंगी। हा हा हा। मेरे रात के शब्द भूल गया? मैं एक एक को मार डालूंगी। हा हा हा। वह पागलों की तरह कह लगाई चली जा रही थी, जबकि चीखता चिल्लाता जसवंत कमरे के दरवाजे की तरफ भागने की सोच रहा था। लड़खड़ाता हुआ भी वह दरवाजे के समीप पहुंचा ही था कि हड़बड़ाए हरनामदास, सुलक्षणा, मंजीत और रेखा अंदर प्रविष्ट हुए। कमरे का दृश्य देखते ही वे भौचक्के रह गए। क्या हुआ जसवंत? हरनाम दास ने लगभग चीखते हुए पूछा। सुअर हरामखोर, उससे क्या पूछता है, मुझसे पूछ। विकृत चेहरे वाली मधु के मुंह से कविता की आवाज़ निकल रही थी। मुझे तुमने संदूक में बंद करके लॉन में दफना दिया, लेकिन मैं वहाँ से निकल आई हूँ। हाँ हाँ, कानून को धोखा देकर तुमने सोचा था कि तुमसे बदला लेने वाला कोई है ही नहीं। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। थर थर काँपते हुए वे सभी उसे देखते रह गए। रेखा दरवाजे की आड़ में छुप गई। गुस्से में भभकते हुए हरनाम दास ने रिवॉल्वर निकाल लिया और उस पर तान कर गरजे, अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम तुझे गोली मार देंगे। गोली? हा 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 हा। चला सुअर, गोली चला। तुमने मुझे गोली भी मारी थी, मिट्टी का तेल छिड़क कर जला भी दिया था। मैं फिर भी नहीं मरी। अब तू मुझे क्या मारेगा? चला गोली। मेरा तू क्या बिगाड़ेगा? मैं मर नहीं सकती। हम उस जिस्म को ही ख़त्म कर देंगे जिस पर तू कब्जा। हा 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 हा। मधु के मुंह से एक बार फिर कविता का जोरदार कह कहा निकला। बोली, मार दे गोली। सारी दुनिया को पता तो चलेगा कि इस घर का काम ही बहुओं को मारना है। अगर मधु दीदी को तुम्हारी करतूत का पता लग जाए तो वो भी मरना ही पसंद करेंगी। भाई रुक जाओ कविता, वरना हम। मधु आगे बढ़ती हुई बोली, चला हरामखोर, हिम्मत है तो गोली चला। रिवॉल्वर हाथ में होने के बावजूद हरनामदास बौखलाए हुए से थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। विकृत चेहरे वाली मधु अपने दोनों हाथ फैलाए उनकी तरफ बढ़ रही थी। हाथ की उंगलियों को उसने मोड़ रखा था। हरनाम दास पीछे हटते जा रहे थे। गोली मार दीजिए डैडी, इसे गोली मार दीजिए। घबराहट में जल्दी से मंजीत चीखा। नहीं। जसवंत ने झटपट हरनाम दास से रिवॉल्वर छीन लिया। बोले बोला, ऐसी बेवकूफ़ी भूल कर भी मत करना। कविता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मधु मर जाएगी और मधु के मरते हम ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे कि सबका होश जेल की चार दीवारी में आएगा। मधु उसी खतरनाक अंदाज में उनकी तरफ बढ़ रही थी। फिर इसका क्या करें? पीछे हटते हुए हरनाम दास ने पूछा। अभी जसवंत उनकी बात का कोई जवाब दे भी नहीं पाया था कि मधु ने चीते की फुर्ती के साथ उस पर जंप लगा दी। ज़बरदस्त फुर्ती से झुकाई देकर जसवंत न केवल खुद को बचा गया, बल्कि पलट कर उसने मधु के संभलने से पहले रिवॉल्वर के दस्ते का भरपूर वार उसकी कनपट्टी पर किया। एक चीख के साथ मधु लहराकर फर्श पर गिर गई। अगला दृश्य। मधु बेहोश हो चुकी थी और जसवंत हाथ में रिवॉल्वर लिए उसके समीप ही खड़ा हाफ रहा था। शेष चारों भी कमरे के दरवाजे में खड़े अवाक से भय मिश्रित आश्चर्य के साथ कभी बेहोश पड़ी मधु को देख रहे थे और कभी हाफ रहे जसवंत को। जसवंत का चेहरा अभी तक चाय से भीगा हुआ था। चेहरे पर कई जगह जलने के हल्के हल्के निशान थे। साहस करके सुलक्षणा देवी आगे बढ़ती हुई कह उठी, कमबख्त ने मेरे बेटे को जला दिया। चेहरे पर चाय फेंकते समय यह भी नहीं सोचा कि वो कितनी गर्म थी।
उनके कहने पर जसवंत को अपने चेहरे पर जलन का एहसास हुआ। मगर ये सब हुआ कैसे जसवंत? हरनाम दास ने पूछा। एक ही सांस में जसवंत बता गया। सुनने के बाद हरनाम दास के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बोले, ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है जसवंत। इस तरह क्या पता लगेगा कि अचानक ही ठीक ठाक बैठी मधु कब कविता में बदल जाए? उस वक्त तो इसके हाथ में चाय थी। अगर ऐसे किसी क्षण इसके हाथ में रिवॉल्वर आ जाए तो यह गोली भी मार सकती है। इसे दौरे पड़ने का कोई सिंबल भी तो नहीं है। मेरे ख्याल से सिंबल है। क्या? कविता के कब्जे में आने से पहले मधु चुप हो जाती है, कुछ सोचने लगती है और चेहरा विकृत होने लगता है। अगले ही पल ये कविता की आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगती है। ऐसा मुश्किल से एक दो क्षण पहले ही होता है भैया, मंजीत बोला। इतनी जल्दी की सोचने समझने का मौका नहीं मिल पाता। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। भाभी किसी भी क्षण हम में से किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति आने से पहले ही। ओफो, तुम समझते क्यों नहीं मंजीत? हम मधु को नहीं मार सकते। एक ही को मारकर अभी तक इस झमेले से पीछा नहीं छुड़ा सकें। दूसरे के मरते हम सबके हाथों में हथकड़ियाँ होंगी। तो फिर इसका क्या इलाज है? बाबा भूतनाथ। सभी चुप रह गए, जैसे संतुष्ट हो गए। कुछ देर बाद रिवॉल्वर जेब में रखता हुआ जसवंती बोला, मधु को उठवाकर बेड पर लिटवाओ। अगला दृश्य 11 के लगभग का समय था। लॉन में कुछ बेत की कुर्सियां एक दायरे की शक्ल में पड़ी थीं और उनमें से 5 पर वे पांचों बैठे सुहानी सी धूप सेक रहे थे। मंजीत ने जसवंत के चेहरे पर कोई दवा लगा दी थी। मधु अभी तक बेहोश थी और जिस कमरे में वह थी उसे बाहर से बंद कर दिया गया था। अचानक लोहे के दरवाजे की कैंची हटाकर धड़धड़ाता हुआ सा विजय कोठी की सीमा में दाखिल हुआ। उसे देखते ही वे सब चौंक पड़े, जबकि उन्हें लॉन में मौजूद देखकर विजय ठिठक गया। गुस्से में कांपता हुआ वह आग्ने नेत्रों से उन्हें घूर रहा था। तुम? कुर्सी से खड़े होते हरनाम दास जी के, तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाब में जमाई सी लूसना क्यारी पार करके लॉन में आ गया। तेज़ और लंबे लंबे कदमों के साथ वह यूं ऐसे अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा था कि वे सभी एक साथ सहम कर खड़े हो गए। वहीं रुक जाओ, हरनामदास चीखे। विजय रुका नहीं, उनकी तरफ बढ़ते ही रहा, जबकि वे सब काँप से गए थे। बौखलाए से सर में हरनाम दास ने एक बार फिर चेतावनी दी। विजय उनसे सिर्फ एक कदम दूर रुका। दांत पीस रहा था वह, सारा चेहरा भवक रहा था, आंखें मानो आग उगल रही थी। उसे ऐसी मुद्रा में देखकर उन सभी के जिस्मों में सिहरन सी दौड़ गई। फिर भी हिम्मत करके हरनाम दास ने अपने लहजे को कठोर बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए पूछा, इस घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कुत्तों, विजय गुर्राया। जुबान संभाल कर बात करो। शुक्र करो कि अभी तक बात जुबान से ही कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मेरे ये हाथ पैर हरकत में आने वाले हैं हरनाम दास। अगर ये समझाए कि तुम्हारी खरीदी हुई पुलिस से विजय डर जाएगा तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं जानता हूँ कि इस कोठी में रात कोई नकाबपोश आया भी था या नहीं। यदि आया था तो शुक्र मनाओ कि वह मैं नहीं था। यकीन रखो, जब मैं आऊँगा तो अलार्म की आवाज़ तो क्या, सायरन की आवाज़ में मुझे भगा नहीं सकेगी। होश में बात करो। होश में हूँ बेटे, तुम सबसे कहीं ज़्यादा होश में हूँ। और उसी होश व आवाज़ में तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कल का सूरज मेरी बहन के कम से कम एक हत्यारे की लाश ज़रूर देखेगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं हरामजादे, ये चेतावनी है। और ये चेतावनी तुम्हें यह बताने के लिए दे रहा हूँ कि विजय बुज़दिल नहीं है। विजय जब आएगा तब वो अपना चेहरा नहीं छुपाएगा। कहने के साथ ही वह घूमा और जिस तेज़ी के साथ आया था उसी तेज़ी से लौट भी गया। जसवंत उसे पकड़ने के लिए लपका ही था कि हरनाम दास ने उसे रोक दिया। बोले, ये बेवकूफ़ी होगी जसवंत। वह गुंडा है और कोई भी शरीफ आदमी गुंडे से लड़कर नहीं जीत सकता। क्या मतलब? गुंडों को काबू में करने के लिए सबसे अचूक शस्त्र शराफत है। लेकिन वह साफ साफ शब्दों में हमें कत्ल करने की धमकी देकर गया है। गुंडों का काम ही क्या है? इस तरह बकते रहना। मेरे ख्याल से वह बक नहीं रहा था डैडी, मंजीत ने कहा। हरनाम दास बोले, संभव है कि वो जो कह रहा था उसे करने की कोशिश भी करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मामला उसकी बहन से संबंधित है। वैसे आम तौर पर ऐसे गुंडे सिर्फ लोगों को डराया धमकाया करते हैं। फिर भी वो खतरनाक है डैडी। बिल्कुल खतरनाक नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं डैडी? रेखा बोली। उसकी आंखें किस तरह जल रही थीं, चेहरा भभक रहा था। उसके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ जैसे आग में झुलसा हुआ था। मेरा दिल तो अभी तक काँप रहा है डैडी, और आप कह रहे हैं कि वह खतरनाक नहीं है। दरअसल वो बेवकूफ़ है। उसका यहाँ आना खैर, फिर जो कुछ कह गया यदि उसे वह करता है तो निसंदेह वह बेवकूफ़ है। अगर वह खतरनाक होता तो कहता कुछ नहीं, सिर्फ करता। कभी कभी कहकर करने वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं डैडी, जसवंत बोला। तुम्हारी भूल है जसवंत। अक्लमंद और ख़तरनाक सिर्फ वे होते हैं जो बोलते कभी नहीं हैं, गूंगों की तरह
रहते हैं। हम उन्हीं में से हैं जो बकते हैं। वे कुछ करने से पहले ही जेल की चारदीवारी में पहुंच जाते हैं। फिर भी हमें विजय का कोई ना कोई इलाज ज़रूर करना चाहिए। उसका इलाज खरबंदा है। कभी ना बिकने वाले खरबंदा से इतना कहना है कि विजय नाम का गुंडा यहाँ आकर हमें मारने की धमकी के साथ ही ये कह गया है कि खरबंदा को हमने खरीद लिया है। गुड। जसवंत शायद अभी आगे भी कुछ कहना चाहता था, किंतु रुक गया। खुले पड़े लोहे के दरवाजे से एक चमकती हुई कार कोठी में दाखिल हुई थी। तेजी से सरसराती हुई वह पोस्ट की तरफ बढ़ गई। अगला दृश्य। उन सब की दृष्टि कार ही पर थी। कार के दरवाजे खुले। बंसी पर नज़र पड़ते हुए सब उछल पड़े। हरनाम दास और जसवंत लपकते से भी कार की तरफ बढ़ रहे थे कि ठिठक गए। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि वे सहम गए तो ज़्यादा उचित होगा। दरअसल कार से निकली दूसरी शख्सियत ही ऐसी थी जिसे पहली बार देखकर कोई भी सहम जाए। वह एक भारी भरकम शरीर वाला करीब 7 फुट लंबा दानव के आकार का व्यक्ति था। गोरा चिट्टा रंग, लंबे लंबे घने काले बाल, मेहंदी से रची लंबी दाढ़ी, जिस्म पर छींटदार चोगा, पैरों में कड़ा, हाथ में चंदन की एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी, गले में रुद्राक्ष और मोटे मनकों की कई माला। उस माला में लटकी थी विकराल महाकाली कई की मूर्ति। मस्तिष्क पर दाएं सिंदूर की 3 मोटी रेखाएं। उन रेखाओं के बीच चंदन की एक चौड़ी बिंदी लगी थी। आइए महाराज, बंसी ने उनके आगे हाथ जोड़े। फिर वह लॉन में पहुंचा। वे सब अभी तक अवाक से खड़े थे। ये मेरे मालिक हैं, बंसी ने कहा। और मालिक ये हैं बाबा भूतनाथ। हरनाम दास हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करने ही वाले थे कि बंसी ने इशारा किया। संकेत समझकर हरनाम दास झट बाबा भूतनाथ के पैरों में झुक गए। सभी ने चरण स्पर्श किए। बाबा भूतनाथ की बड़ी और सुर्ख आंखों से मंजीत, रेखा और सुलक्षणा देवी अंदर ही अंदर कांप रही थी। बाबा भूतनाथ का व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली और डरावना था। बैठिए महाराज, हरनाम दास ने कहा। बैठने का समय नहीं है हमें, उस मरीज के पास ले चलो। अगला दृश्य। बोल, कौन है तू? कविता। कौन कविता? इस घर की बहू। बार बार क्यों आती है यहाँ इन हत्यारों से बदला लेने? बदला? कैसा बदला? इन सब ने मिलकर मार डाला था। दहेज के लिए इस घर के तहखाने में इन सब ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। मेरा जला हुआ शव एक संदूक में बंद करके लॉन में गाड़ दिया। तो झूठ बोलती है, बाबा ने डांटा। नहीं नहीं, मधु के मुँह से कविता की आवाज़ निकल रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बाबा भूतनाथ, आप इन्हीं से पूछ लें। लॉन को खोद कर देख लें। इसे क्यों पकड़ा है तूने? इनसे बदला लेने के लिए मुझे एक शरीर की ज़रूरत थी। ठीक है, मगर तूने इसी को क्यों पकड़ा है? इन सब के शरीरों से मैं नफ़रत करती हूँ। मधु दीदी मुझे प्यार करती थी, इसलिए इन्हीं का सहारा लेकर मैं इन सब से बदला लूँगी। बहू की मौत का बदला बहू को ही लेना चाहिए ना। इसे क्यों दुख दे रही है? तेरा इसने क्या बिगाड़ा है? मैं इन्हें कोई दुख नहीं दे रही, बल्कि जो दुख देगा मैं उसे खा जाऊंगी, खून पी जाऊंगी उसका। इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो इसे छोड़ दे। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बाबा भूतनाथ गुर्रा उठे। तुझे छोड़ना होगा। इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अपने हत्यारों से बदला कैसे लूँगी? हम नहीं जानते। अंधे कुएं में चली जा। नहीं नहीं, मुझे अंधे कुएं में मत लटकाओ। झटपटाती हुई सी मधु गिड़गिड़ा उठी। इस रोमांचक, आश्चर्यजनक और भयानक दृश्य को वे सब देख रहे थे। एक टक अपलक। सांस रुकी हुई थी। दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। कमरे का वातावरण बड़ा ही विचित्र, रहस्यमय और डरावना सा था। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद। कमरे के बीचों बीच हवन कुंड के चारों तरफ 4 नींबू रखे थे। नींबुओं में गड़ी अगरबत्तियां सुलग रही थीं। एक थाली में धूप जल रही थी। सिंदूर रखा था। हवन कुंड के एक तरफ पालती मारे मधु बैठी थी। दूसरी तरफ दोनों घुटने जमीन पर टेक बाबा भूतनाथ। उनके इर्द गिर्द हरनाम दास, जसवंत, सुलक्षणा देवी, मंजीत, रेखा और बंसी बैठे कांप रहे थे, डर रहे थे। सारे कमरे में बदबूदार धुआं भरा हुआ था। विकृत चेहरे वाली मधु आंखें फाड़े बाबा भूतनाथ की आंखों में देख रही थी। उसके मुंह से अजीब गूं गूं की आवाज़ निकलकर सारे कमरे में गूंज रही थी। बाबा भूतनाथ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी हवा में उछालते हुए बोले, तुझे इसको छोड़ना होगा। इस घर से हमेशा के लिए चले जाना होगा, वरना हम तुझे 7 जन्मों के लिए अंधे कुएं में लटका देंगे। मैं बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। नहीं जाएगी? बाबा ने चेतावनी सी दी। मधु ने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं। बाबा ने झपट कर एक नींबू उठा लिया। नींबू में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की नोक चुभोते हुए बोले, बोल, जाएगी कि नहीं? मधु दर्द से छटपटाने लगी, इस तरह जैसे कोई बल्लम उसकी गर्दन में चुभाया जा रहा हो। वे सभी उस हैरत अंगेज दृश्य को देख रहे थे। छटपटाती सी मधु कहती चली जा रही थी, नहीं नहीं, हमसे जिद करती है। कहने के साथ ही बाबा ने लकड़ी नींबू में घुसेड़ दी। आ नहीं! मधु किसी जख्मी की तरह चीख करके उठी। तुम अपनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हो बाबा भूतनाथ। हत्यारों की मदद कर रहे हो तुम। इन्होंने दहेज के लिए मुझे मारा है। मुझे तो खत्म कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी विद्या भी खत्म हो जाएगी।
बाबा भूतनाथ की बड़ी बड़ी लाल आंखों में हैरानी के भाव उभरे। बड़े ही ध्यान से उन्होंने मधु को देखा और फिर एक झटके से नींबू के अंदर से लकड़ी निकाल ली। आह! मधु के गले से जैसे बल्लम निकल गया। उसे बहुत ही ध्यान से देखते हुए बाबा भूतनाथ ने कहा, सो जाओ, सो जाओ। मधु की आंखें बंद होती चली गई। बैठी बैठी पालती मारे वह गहरी निंद्रा में सो गई। हरनामदास आदि अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि नींबू हाथ में लिए बाबा भूतनाथ एक झटके से खड़े हो गए। वे सब भी खड़े हो गए। क्या हुआ महाराज? बंसी ने पूछा। बाबा भूतनाथ तेजी से उसकी तरफ घूमे। गुस्से की जाती के कारण उनका चेहरा आग बबूला हो रहा था। दांत भींच कर बोले, धोखेबाज, हत्यारे, तू एक पाप कराने हमें यहाँ लाया था? क्या मतलब महाराज? हाथ जोड़े बंसी काम गया। महाराज के बच्चे! बाबा भूतनाथ ने झपट कर उसके बाल पकड़ लिए और गरजे, वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। अपने हत्यारों से बदला लेने के बाद भी नहीं। वो यहीं इसी कोठी में भटकती रहेगी। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हरनामदास गिड़गिड़ा उठे। पहले हत्या करते हो, फिर बाबा की मदद लेते हो। हटो, हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा पाप किया तो हमारी विद्या जलकर भस्म हो जाएगी। हम पागल हो जाएंगे। हम ये काम नहीं करेंगे। कोई भी तांत्रिक नहीं करेगा। उसे बदला लेना है, लेकर रहेगी। ऐसा मत कहिए महाराज, हम सब आपके पैर पड़ते हैं। हरनामदास बाबा की टांगों से लिपट गए। पीछे हट धूर्त, कहकर बाबा ने पूरी बेरहमी से हरनामदास को ठोकर मारी। उछलकर हरनामदास दूर जा गिरे। जबकि बाबा कह रहे थे, यदि हमारे सिद्धांतों के खिलाफ ना होता तो हमें भी पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारी सब करतूतें उन्हें बता देते। अच्छा यही है कि हमें आज एक खामोशी के साथ जाने दो। जसवंत तक कांप उठा। सुलक्षणा देवी आगे बढ़कर गिड़गिड़ा उठी। अच्छा महाराज, यदि आप इसे यहाँ से भगा नहीं सकते तो हमें कोई ऐसी विधि ही बता दीजिए जिससे हम इससे अपनी मदद कर सकें। हालांकि हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, फिर भी तुम सबको गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। मधु से भी कहना कि वह इस मंत्र का जाप करती रहे। ऐसा करने से कविता की रूह उसके जिस्म पर कब्जा नहीं कर सकेगी। गायत्री मंत्र क्या होता है महाराज? हम तुम्हें लिख कर दे देंगे। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के साथ ही सुलक्षणा देवी बाबा भूतनाथ के पैरों में गिर पड़ी। बाबा भूतनाथ के चेहरे पर नफरत उभर आई। बोले, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रह सकते। तुम सब दहेज के लोभी हो, अपनी बहू के हत्यारे। अगला दृश्य। हे भगवान! सुलक्षणा देवी की आवाज़ कांप रही थी। अब क्या होगा? मंजीत ने कागज़ पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी ने उसकी तरफ देखा। अब तो ये गायत्री मंत्र ही हमारा सहारा है। पता नहीं इससे भी कुछ होगा या नहीं। जसवंत बोला। ऐसे नहीं बोलते बड़े सरकार, मंजी ने कहा। ये गायत्री मंत्र है, हमें इस पर यकीन करना चाहिए। इसका जाप करने वाले व्यक्ति से प्रेत बाधाएं दूर भागती है। बस बस बंसी के काका, अब रहने दो इस बकवास को। तुम्हारे बाबा भूतनाथ को भी देख लिया। कह रहे थे कि चुटकी बजाते ही बड़े से बड़े प्रेत को वश में कर लेते हैं। कविता के प्रेत से डर कर भाग गए। डर कर नहीं बड़े सरकार, बल्कि हमसे क्रोध होकर। हमसे क्रोध होने का तो उन्होंने बहाना किया था। दरअसल वे कविता के प्रेत के ये कहने से डर गए कि यदि उन्होंने ये काम किया तो उनकी विद्या खत्म हो जाएगी। इसे डरना नहीं तो और क्या कहें। बाबा भूतनाथ कभी किसी प्रेत से नहीं डर सकते। अब उसकी बात छोड़ो जसवंत, हरनाम दास ने कहा। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। भूतनाथ की नाकामी से वे और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मुझे तो यही डर खाया जा रहा है कि एक अन्य व्यक्ति हमारा सारा रहस्य जान गया है। कौन? क्या क्या तुम्हारा संकेत बाबा भूतनाथ की तरफ है? हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में अब वह किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करना उसके पेशे और सिद्धांत के खिलाफ है। हमें व्यर्थ उसके बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। पता नहीं भगवान ने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया है। सुलक्षणा देवी बड़बड़ाई। सच, अगर हमें पहले पता होता कि कविता भाभी का मर्डर करने के बाद हम मुसीबतों से इस कदर घिर जाएंगे तो कभी मर्डर न करते। रेखा ने पश्चाताप सा किया। अब पुरानी बातों को सोचने या अपने किए पर अफसोस करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हरनामदास बोले। अब तो हमें सिर्फ सामने खड़ी मुसीबतों से निपटने तथा कानून और कविता की रूह से बचने की तरकीब सोचनी चाहिए। फिलहाल हमारे सामने मधु सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभरी है। मार भी नहीं सकते। पता नहीं इस बार होश में आने के बाद उसका व्यवहार कैसा होगा। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वह पता नहीं कौन से जड़ अचानक ही कविता में बदल जाए। यह भी याद रखने वाली बात है कि एक आध दिन में उसके पिता यहाँ आने वाले हैं। यदि उनके सामने ऐसा कुछ हो गया तो? बंसी ने कहा। रूह का तो फिलहाल हम पर सिर्फ एक ही इलाज रह गया है, ये गायत्री मंत्र। इस मंत्र को हमें कई कागज़ों पर उतार लेना चाहिए और जप करते रहना चाहिए। बड़ी बहू जैसे ही छोटी बहू से मुक्त हो, उन्हें भी मंत्र देकर जाप करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फ़िलहाल हमारे पास रास्ता भी कुछ नहीं है। जसवंत ने पूछा। और डैडी, आपने विजय के बारे में क्या सोचा? उसकी रिपोर्ट हमें खरबंदा से कर देनी चाहिए, लेकिन संभल कर। खरबंदा बहुत काइयाँ है।
वो एक बात के कई अर्थ आसानी से निकाल लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार रिपोर्ट करने पर वो हमारी मेंटेलिटी भाग जाए। हमें उससे तो डरना नहीं है, इतना डर नहीं है जितना डर पंडित जी से। पता नहीं अपनी तफ्तीश में वह किस किस से क्या क्या सवाल जवाब करता फिर रहा होगा। अभी उसे यहाँ भी आना है। उसे मैं संभाल लूँगा डैडी। जसवंत का वाक़ अभी पूरा हुआ ही थे कि कॉल बेल की आवाज़ ने उन सबको चौंका दिया। हरनाम दास बड़बड़ा उठे। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम देखो बंसी, जसवंत बोला। बंसी दरवाजे की तरफ बढ़ी था कि हरनाम दास ने कहा, यदि पंडित जी हों और हमें पूछे तो कह देना कि हम घर पर नहीं हैं। जो बात उन्हें करनी है जसवंत से कर लें। स्वीकृति में गर्दन हिलाकर बंसी चला गया। थोड़ा हंसते हुए जसवंत ने कहा, कमाल है डैडी। कहा तो पंडित जी से बुरी तरह डर गए। वो चीज़ ही ऐसी है जसवंत, कमबख्त जब देखता है तो लगता है उसकी आंखों में एक्सरे मशीन वाले लेंस फिक्स हैं, जैसे वो हमारे मनो मस्तिष्क में चकराने वाले विचारों को पढ़ रहा है। जसवंत ठहाका से लगाकर हंस पड़ा। अभी वो हंसी रहा था कि बंसी ने आकर सूचना दी, पंडित जी आए हैं। सभी के जिस्मों में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। हंसते हुए मंजीत का मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी रीढ़ की हड्डी में बड़ी तेजी से दौड़ने वाली अजीब सी सिरन का एहसास उसने भी किया था। अगला दृश्य। हेलो मिस्टर जसवंत। पंडित जी ने सोफे से खड़े होकर हाथ बढ़ा दिया। जसवंत ने हाथ मिलाया। हेलो कहने के बाद बोला, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। काफ़ी नाम सुना है आपका। बैठिए। किससे सुना नाम? क्या अपने डैडी से? बैठते हुए पंडित जी ने पूछा। जी नहीं। जसवंत पंडित जी के पहले ही कटाक्ष में बौखला सा गया। शीघ्र ही संभला और उनके सामने वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला, शहर में ऐसा कौन है जो आपकी प्रशंसा ना करता हो? क्या तुम्हारे डैडी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा? जी कहा था। क्या? यही कि कविता के नाम एक पॉलिसी थी जिसका क्लेम देने से पहले आज आप जांच कर रहे हैं कि कविता सच में मरी भी है या नहीं। तुम्हें यह सुनकर कैसा लगा था? कैसा भी नहीं? क्या मतलब? पंडित जी के चेहरे पर चौंकने के भाव उभरे। बहुत ही ध्यान से उन्होंने जसवंत को देखा और बोले, क्या यह जानकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि हम कैसी अजीब तफ्तीश कर रहे हैं? जी नहीं। मनी मन पंडित जी को चौंका कर जसवंत खुश था। बोला, मुझे उसमें आश्चर्य जैसी कोई बात महसूस नहीं हुई। क्यों? आप LIC के जासूस हैं। कविता को मरत मार लेने पर आपकी कंपनी को 1 लाख देने होंगे। इसलिए बिना तफ्तीश के आपको उसकी मृत्यु पर यकीन नहीं करना चाहिए। और यकीन न करने की एक बड़ी वजह आपको कविता की लाश बरामद न होना कहनी चाहिए। वेरी गुड, लगता है तुम वाकई जीनियस हो। थैंक यू। मगर उतने भी नहीं जितना स्वयं को दर्शा रहे हैं। क्या मतलब? इस बार जसवंत तो चल पड़ा। पूरी संजीदगी से भरी मुस्कान के साथ पंडित जी बोले, दरअसल तुम्हारे बैठने के अंदाज से ऐसा लग रहा है मिस्टर जसवंत की मेरे सवाल का जवाब पूरी तरह से देने के लिए अपने कमरे से ही तैयार होकर आए हो। सोफे पर तना बैठा जसवंत एकदम ढीला पड़ गया। पंडित जी के वाक्य ने उसके चेहरे के रंग को फीका कर दिया। वजह शायद ये थी कि पंडित जी ने उसके मनो मस्तिष्क में छाए भाव कहे थे। फिर भी उसने शीघ्र ही स्वयं को संभालने का प्रयास करते हुए कहा, जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जबकि तुम्हारे चेहरे का बदला हुआ रंग बता रहा है कि बात ऐसी ही है। चेहरा कुछ और उतर गया। बोला, आपको वहम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों और चेहरे पर उभरने वाले भावों में साम्य नहीं है मिस्टर जसवंत। इससे मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप में दिमाग है, आप कोई अच्छी स्कीम बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपनी स्कीम से कानून को धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। क्या आप मुझ पर कविता की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं? हम ये मानते ही नहीं कि वो मरी है, तो ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? तो फिर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैंने कविता को कहीं छुपाकर कानून को धोखा दिया है? ऐसा हमने कब कहा? तो फिर मुझे स्कीम मास्टर कहने या कानून को धोखा देने में सक्षम कहने का अर्थ? आप वकील हैं ना, हमने तो इसी नाते कहा था कि आप जज को चकरा सकते हैं। ओह, जसवंत ने एक ठंडी सांस ली। वो महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, और ये भी कि पंडित जी उन्हीं बूंदों को घूर रहे हैं। जसवंत की भीतरी स्थिति बड़ी अजीब हो गई। लाख चेष्टाओं के बावजूद वह स्वयं को बेचैन होने से नहीं रोक पा रहा था। इसमें शक नहीं कि पंडित जी एक हवा सा बनकर उसके दिलो दिमाग पर सवार होते जा रहे थे। अभी वह कुछ बोल भी नहीं पाया था कि पंडित जी ने कहा, आपके चेहरे पर पसीना उभर आया, कृपया उसे साफ कर लें। जसवंत ने जल्दी से जेब से रुमाल निकाला। पसीना पहुँचते वक्त उसने महसूस किया कि उसके हाथ उसके काबू से बाहर होकर कांप रहे हैं। ये भी वो नहीं देख पाया था कि रुमाल निकालते वक्त उसकी जेब से वह कागज़ निकलकर फर्श पर गिर गया है जिस पर गायत्री मंत्र लिखा था, जबकि पंडित जी ने उस कागज़ को देख लिया था। जिस वक्त जसवंत रुमाल जेब में वापस रख रहा था, उस पर पंडित जी ने सवाल किया, क्या हम अचानक ही आपके चेहरे पर उभर आने वाले इस पसीने की वजह जान सकते हैं? शायद ये पसीना मेरे ये सोचने की वजह से उभरा था कि आप मुझ पर कोई आरोप लगा रहे हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा? आप जासूस लोगों का क्या भरोसा?
सच बात है। पंडित जी मुस्कुराए। हम लोगों का भरोसा तो दरअसल हमारी पत्नी और बच्चे तक नहीं करते। खैर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कविता आपके सामने जीवित खड़ी है? कल्पना कैसे की जा सकती है? गुड। आप ज़रा ये बताइए कि अचानक कविता को सामने देखे तो क्या करेंगे? मैं? कहने के साथ ही उसने कुछ सोचने का उपक्रम किया, जबकि जवाब उसके पास पहले से ही था। बोला, मैं उससे पूछूंगा कि जब वह अपने प्रेमी से इतना प्यार करती थी तो उसने मंजित से शादी क्यों की? हमारे घर की मान मर्यादा इज्जत सम्मान के परखच्चे क्यों उड़ाए? उसने क्यों सारे शहर को ये कहने का मौका दिया कि हरनाम दास के परिवार में दहेज के लिए बहू को मार डाला गया? ठीक है, यह सवाल आपको उससे करना ही चाहिए, पर क्या आप कविता की मृत्यु पर अपने विचार प्रकट करेंगे? मेरे विचार से तो वो मर चुकी है। मेरे ख्याल से जितने भी सबूत मिले हैं वे सब चीख चीख कर यही कहते हैं कि कविता मर चुकी है, और उन सबूतों की मौजूदगी में उसे मृत स्वीकार करने के लिए मैं लाश की बरामदगी बहुत ज़रूरी नहीं समझता। क्या आप उन सबूतों का हवाला देंगे? आपको कष्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन यदि आप अदालत से इस केस की फ़ाइल निकाल कर पढ़ लें तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम सिर्फ आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरी राय वही है जो इस केस का फैसला करने वाले जज की थी। पंडित जी चुप हो गए। दोनों के बीच हल्का सा तनाव छा गया था। कदाचित इस तनाव को दूर करने के लिए ही पंडित जी ने जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगाई। गहरे कश के बाद गाढ़ा और कड़वा धुआं उगलते हुए बोले, क्या आपकी माताजी कविता को दहेज के लिए ताने देती थी? जी हाँ, जसवंत ने सतर्कतापूर्वक जवाब दिया। क्या यह बात कुंज बिहारी को मालूम थी? जी हाँ। कविता और उसके पीहर वाले आपकी इस मांग से परेशान रहते होंगे। संभव है कि रहते हों, लेकिन मेरे ख्याल से माँ कविता से कम दहेज लाने की सिर्फ शिकायत किया करती थी। प्रताड़ित करने जैसी कोई बात नहीं थी। दरअसल प्रताड़ित वे कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मंजीत से लेकर डैडी तक घर का कोई भी अन्य सदस्य इस मामले में उनका पक्ष नहीं लेता था। फिर भी कविता और उसके पीयर वाले तो परेशान रहते ही होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके इन सवालों का कविता के मरने या जीवित होने से क्या संबंध है। दरअसल इस केस के संबंध में मैं कुंज बिहारी से मिल चुका हूँ। वे आज भी हर तरह से यही मानते और कहते हैं कि कविता की हत्या आप लोगों ने दहेज के लिए किया। कोर्ट के जजमेंट के बाद हम उनके बकने की परवाह नहीं करते। फिर भी उनके ये कहने से इतना तो जाहिर है ही कि वे आपकी तरफ से मांगे जाने वाले दहेज को अहम मसला समझते थे। फिर कुंज बिहारी के पास उस मांग को पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। वे परेशान रहते थे। तभी उनके दिमाग में कविता की यह पॉलिसी वाली बात अटैक की। उन्होंने सोचा कि यदि कविता मर जाए तो उन्हें LIC से 1 लाख मिलेगा। इस 1 लाख से वे आपकी सभी मांगें पूरी कर सकते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई बाप उसी को मारने की बात कैसे सोच सकता है जिसका उसे दहेज देना है? उसकी मौत के बाद दहेज का जिक्र ही कहाँ रह जाता है? बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप। ये बात कुंज बिहारी ने अपनी बेटी को समझाई कि उसकी मौत उन्हें 1 लाख दे सकती है। कविता तो आपकी माताजी को मांग पूरी करने के लिए बेचैन थी, सो वो अपने पिता की प्लानिंग पर काम करने के लिए तैयार हो गई। कैसी प्लानिंग? जसवंत के माथे पर बल पड़ गए थे। उन्होंने कविता से 4 पत्र लिखवाए। पहले 3 पत्र बंसी के हाथ कविता ने गोविंद को भेजे। इस घर से भागने की नकली पृष्ठभूमि तैयार। 14 पत्र यहीं छुड़वाया, जिससे आप लोगों को पता लगा कि कविता घर से भाग गई है। कविता की सैंडल उस पर रखवा दी गई। पुल पर वह वाक्य लिखवा दिया गया। साड़ी और गोविंद के पत्र नहर में डाल दिए गए। बिछुआ गोविंद के फ्लैट में। आत्महत्या की कहानी तैयार। अंदर अंदर ही अंदर कांप गया जसवंत, शायद ये सोचकर कि ये काइयाँ जासूस हर कदम पर वही कह रहा है जो उन्होंने किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह मुजरिम कुंज बिहारी को मान रहा है और सोच कर चल रहा है कि कविता सब कुछ अपने पिता के कहने पर स्वेच्छा से करती चली गई। अपने मनोभावों को छुपाकर वह आश्चर्य प्रकट करता रहा। बोला, ओ गॉड, ये क्या कह रहे हैं आप? किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने आप पर हत्या का मुकदमा ठोक दिया। ज़रा गौर कीजिए, उनके पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे वे अपने दावे को साबित करते। मज़े की बात यह है कि वह अपना दावा सिद्ध करना भी नहीं चाहते थे। मुकदमा तो एक दिखावा मात्र था। असली मकसद तो अदालत से कविता की आत्महत्या का सर्टिफिकेट प्राप्त करना था, सो उन्होंने कर लिया। उसी आधार पर LIC पर 1 लाख का क्लेम किया। कोर्ट के फैसले के बाद कुंज बिहारी के दिमाग अनुसार कंपनी को 1 लाख देने ही होंगे। अब ज़रा उन्हीं के दिमाग से सोचिए। उन्हें 1 लाख मिल जाते हैं। इस 1 लाख को वे 2-4 महीने में खर्च नहीं करते। 6 महीने बाद एक एक रहस्य खुलता है कि कविता जीवित है। किसी अनपढ़ मछेरे ने उसे नहर से बचा लिया था। कविता कुंज बिहारी को मिल जाती है। कविता के जीवित होने की खबर सुनते ही कंपनी अपने 1 लाख के लिए दौड़ती है। कुंज बिहारी कहते हैं वे 1 लाख कहाँ से दें, उनके पास नहीं है, खर्च कर चुके हैं। किश्तों में दे सकते हैं। कोर्ट भी किश्त बांधने में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगी। कुंज बिहारी वह 1 लाख रुपये आराम से सारी ज़िंदगी देते रहेंगे। प्रत्यक्ष में कविता का बयान यही होगा कि वह गोविंद से निराश होकर नदी में कूदी थी।
जबकि कुंज बिहारी आपको सारी हकीकत बताकर कविता के साथ 1 लाख भी दे देंगे। ओ गॉड, आपका दिमाग है या? सब कुछ अपनी जगह है, कविता भी, कुंज बिहारी भी, आप भी। आपकी मांग पूरी हो गई। कुंज बिहारी की समस्या खत्म, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ कंपनी मारी गई। उसकी 1 लाख की मोटी रकम टूट टूट कर किश्तों में मिल रही है। आप कमाल कर रहे हैं। जसवंत की आंखों में झांकने के बाद पंडित जी ने सवाल किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आप बहुत सुलझे हुए दिमाग से सोच रहे हैं। कुंज बिहारी में इतना दिमाग नहीं हो सकता। इस बात को छोड़िए मिस्टर जसवंत, सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि प्रस्तुत परिस्थितियों ने यदि किसी के लड़की का पिता इस योजना पर काम करे तो वह कहाँ पकड़ा जा सकता है? कहीं नहीं। यानी LIC को ठगने का ये एक सुदृढ़ प्लान है। जी हाँ, मगर दरअसल ऐसे प्लान सोच भी आप ही सकते हैं। कुंज बिहारी जैसे साधारण व्यक्ति इतनी दूर तक नहीं सोच सकते। उनके साथ ऐसी सुलझी हुई योजना जोड़कर आप भूल कर रहे हैं। ज़रूरत मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना देती है मिस्टर जसवंत। और फिर शरीर को देखकर किसी भी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, जबकि किसी व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति का पता लगाने के लिए आज तक कोई यंत्र भी नहीं बना है। हम सब ने बड़ी हम सबसे बड़ी मूर्खता तब कर रहे होते हैं जब सामने वाली की बुद्धि के बारे में कोई कुछ कह रहे होते हैं। दरअसल किसी की बुद्धि के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ना चाहते हुए भी जसवंत के चेहरे पर चकित रह जाने वाले लक्षण उभर आए थे। सामने बैठा अधेड़ व्यक्ति उसे व्यक्ति नहीं, जिन्न सा लगा। उससे 1000 गुना खतरनाक, जितना डैडी ने बयान किया था। जसवंत को लगा ये व्यक्ति कभी भी रहस्य की किसी भी परत में घुस सकता है। वह अभी भी अपने ही विचारों में गुम था कि पंडित जी ने पूछा, क्या सोच रहे हैं मिस्टर जसवंत? जसवंत चौंका। कुछ नहीं। कुछ तो। जिन्न मुस्कुराया। आपके दिमाग के बारे में सोच रहा था। पंडित जी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बोले, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता करना छोड़ो और ये मानो कि कुंज बिहारी उसी योजना पर अमल कर रहा है। तब बताओ कि वह क्या गलत कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो हम न कविता को स्वीकार करेंगे, ना ही उसके 1 लाख को, बल्कि सारी दुनिया के सामने उसकी हकीकत खोल देंगे। इतने बड़े ठग से हम कोई संबंध नहीं रखना चाहेंगे। यदि आप मान रहे हैं कि कविता जीवित हो सकती है, बशर्ते कि कुंज बिहारी ने ऐसा किया हो। मुझे उम्मीद नहीं है। यानी इस कहानी की मौजूदगी में कोर्ट के फैसले पर आपको भी शक होने लगा है? जी हाँ, आपने बात ही ऐसे ढंग से कही है। थैंक यू। कहने के साथ ही पंडित जी उठ खड़े हुए। फिर से अमी ठिठके। बोले, शायद पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकालते वक्त आपकी जेब से कुछ गिर गया था। जसवंत ने चेहरा झुकाकर उस तरफ देखा जिधर पंडित जी इशारा कर रहे थे। कागज़ को देखते ही जसवंत के पसीने से छूट गए। फिर भी उसने सामान्य स्वर में कहा, ओह थैंक यू। कहते हुए जसवंत ने झुककर कागज़ उठा लिया और अभी वो उसे जेब में रखने ही वाला था कि हाथ फैलाकर पंडित जी ने कहा, क्या हम इस कागज़ को देख सकते हैं मिस्टर जसवंत? क्यों नहीं? बौखलाए से जसवंत को कागज़ उन्हें देना ही पड़ा। पंडित जी ने कागज़ खोला, पढ़ा और बोले, ये तो गायत्री मंत्र है। जी हाँ। आप इसे जेब में क्यों रखते हैं? बस यूं ही। कमाल है। हमारे ख्याल से यह मंत्र प्रेत बाधाओं को अपने पास से दूर रखने के काम आता है। आप किसके प्रेत को अपने से दूर रखना चाहते हैं? किसी के प्रेत को नहीं। फिर ये मंत्र? वैसे ही आप तो छोटी से छोटी बात की वजह खोजने लगते हैं। मुझे रात को सोते वक्त बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। कभी कभी डर भी जाता हूँ। यही बात जब मैंने एक ज्योतिषी को बताई तो उसने ये मंत्र लिख कर दे दिया। कोई मूर्ख पंडित रहा होगा। रात में डरने वाले को इससे ज़्यादा लाभ हनुमान चालीसा पहुँचा सकती है। कहने के साथ ही पंडित जी ने कागज़ उसे दे दिया और बोले, खैर फिलहाल चलते हैं। अगर इस केस में ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को फिर कष्ट देने आएंगे। कष्ट? कैसा पंडित जी? आपका घर है। जसवंत ने हाथ बढ़ा दिया। अगला दृश्य। हद हो गई इस आदमी की। कमकत की खोपड़ी में दिमाग है या सोचने का काम करने वाली कोई आधुनिक मशीन? पंडित जी के चले जाने के बाद जसवंत ने बड़बड़ाकर स्वयं से ही कहा, क्यों मान गए ना? हरनाम दास उसके निकट आते हुए बोले, माँ चुपे, हम सब भी तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमने महसूस किया कि शुरू शुरू में तुमने उस पर हावी होने की कोशिश की। ऐसा हमें भी लगा था कि तुम उस पर हावी हो रहे, किंतु वो गलत था। उसने शीघ्र ही तुम्हें ऐसी पटकी मारी कि तुम चारों खाने चित गिरे। सांकेतिक अंदाज में वो ये भी कह गया कि सारा प्लान तुम्हारा भी हो सकता है। सच, दिमाग की लड़ाई में उससे कोई नहीं जीत सकता। सारी कहानी उसके दिमाग में उसी तरह फिक्स है जिस तरह हमने किया है। फ़र्क सिर्फ यह है कि वो मुजरिम के रूप में कुंज बिहारी को देख रहा है। उसका दिमाग किसी भी क्षण पलटा भी खा सकता है। क्या मतलब? वो ये भी सोच सकता है कि ये सब कुछ कुंज बिहारी के स्थान पर हमने किया है। मैं नहीं समझ सकता कि ये बात उसने नहीं सोची होगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस कृत्य को भी कुंज बिहारी द्वारा किया गया कहकर वो हमसे स्वीकृति ले गया है। हमारे बारे में सोचता सोचता वह सिर्फ ये सोचकर अटक जाता है
कि हमें कविता को जीवित रखने में कोई लाभ नहीं है। भविष्य में वह हमारे लिए किसी भी क्षण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आखिर मैं इस गायत्री मंत्र को लेकर उसने जो कुछ कहा, उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। कोई नहीं कह सकता कि वह कब क्या सोच जाएगा, या वह क्या सोच रहा है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सवाल वह क्या सोच कर कह रहा है। उसकी कथनी और करनी में भी बहुत अंतर हो सकता है। उसकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अगला दृश्य। ओ हरनाम दास जी। जी हाँ, मैं खरबंदा ही बोल रहा हूँ, कहिए। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर खरबंदा ने कहा, ओ लेकिन आप उसकी परवाह मत कीजिए। दरअसल वह लड़का थोड़ा भावुक किस्म का है, बस इसलिए आपके पास पहुँच गया होगा। मैं नहीं समझता कि वह सब कर सकता है जो जोश में कह रहा है। संभव है मेरे रात के जाने पर तिलमिला उठाओ। फ़ोन पर दूसरी तरफ से पुनः कुछ कहा गया। जवाब में थोड़ा हंसता हुआ खरबंदा बोला, अच्छा अच्छा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आज की रात उस पर नज़र रखूँगा। आप चिंतित ना हो, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया। नहीं, वह अभी तक नहीं पकड़ा गया। पता नहीं कब मगध कहाँ गायब हो गया। सारे शहर में बड़ी सरगर्मी से उसकी तलाश की जा रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जैसे ही वह पकड़ा जाएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। कहने के बाद उसने रिसीवर क्रैडल पर रखकर संबंध विच्छेद कर दिया। क्या कह रहे थे? उसके सामने मेज के पार एक कुर्सी पर पसरे से पंडित जी ने पूछा। खरबंदा ने बताया, कह रहे थे कि कुंज बिहारी का लड़का विजय उनकी कोठी पर आकर आज सुबह धमकी दे गया कि कल का सूरज उनमें से किसी एक की लाश देखेगा। क्या चाहते हैं कि मैं विजय पर आज रात नज़र रखूं? उससे डर रहे हैं। तुमने क्या कहा? नज़र रखने के लिए कह दिया है, मगर मुझे लगता नहीं है कि वह लड़का ऐसा कुछ कर सकेगा। तुम गलत सोच रहे हो। वो लड़का भावुक है, और भावुक व्यक्ति कम से कम बहन की हत्या का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। यदि आप कहते हैं तो मैं आज रात उस पर नज़र ज़रूर रखूँगा। और क्या कह रहे थे? आश्वस्त होने के बाद जेल से भागने वाले कैदी के बारे में पूछने लगे, ये कि वह अभी तक गिरफ्तार हुआ है या नहीं। इस कैदी से हरनाम दास की इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ही था कि कैदी के बारे में जानकारी हासिल करने एक बार वे खुद यहाँ आ चुके हैं। दरअसल यदि आप सच्चाई पूछे पंडित जी, तो मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बड़ी उलझन सी मैं फंस गया हूँ। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर मामला क्या है। तुम्हारे दिमाग में कैसी उलझन है? कविता के केस का फैसला होने के बाद से संयोगवश मेरा लिंक बराबर हरनाम दास से बना हुआ है। मैं कैदी का पीछा करता हुआ उनकी कोठी पर पहुंचा। रात के उस वक्त कोठी का वातावरण मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने स्वयं से ये सवाल किया कि मुझे ऐसा क्यों लगा, परंतु कोई कारण सोच नहीं सका। अगले ही दिन जब उन्होंने यहाँ आकर कैदी के बारे में पूछा तो मेरे दिमाग में फिर सवाल उभरे। जवाब इस बार भी गायब। उसके बाद कल रात उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया। कोई नकाबपोश मंजित के कमरे में उसका कत्ल करने के इरादे से घुस आया था। मैंने तुरंत वहां जाके जांच की। सारा वातावरण इस बार भी मुझे रहस्यमय लगा। वजह फिर नहीं सोच सका। दरअसल वे सब मुझे सहमे सहमे से आतंकित और डरे हुए से नज़र आते हैं। मुमकिन है कि उस नकाबपोश के आगमन के कारण डरे हुए हूँ। ज़रूर हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई मंजीत को मारना क्यों चाहता है? कौन है वह जो उन्होंने अपना शक विजय पर जाहिर किया था? मैं तो मैं थापर नगर मैं थापर नगर पहुंचा। उस जांच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वह विजय नहीं था। अब सवाल उठता है कि फिर वह कौन था, और मंजीत की हत्या क्यों करना चाहता था? उसका हरनाम दास की कोठी के कथित रहस्यमय वातावरण से क्या संबंध? मुमकिन है कि वह रहस्यमय वातावरण ही किसी तरह से उस नकाबपोश के आगमन की वजह हो। तुम कहना क्या चाहते हो? दरअसल यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब उन्होंने फिर फ़ोन करके विजय की कंप्लेंट की है। जेल से फरार होने वाले कैदी के बारे में पूछा है। ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? मुझे कुछ खटक रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि क्या और क्यों। मुझे लग रहा है कि हरनाम दास और उनका परिवार किसी उलझन में या उधेड़बुन में व्यस्त है। उस कोठी में कुछ ना कुछ असामान्य ज़रूर हो रहा है, लेकिन क्या, समझ नहीं पा रहा हूँ। गुड, तुम भी ठीक वहीं पहुँचे हो जहाँ हम पहुँचे। क्या मतलब? खरबंदा चौंका। हम अभी अभी उन्हीं की कोठी से उठकर आ रहे हैं। जसवंत से बड़ी दिलचस्प बातें हुई क्या? उन्हें छोड़ो, तुम पहले हमारे सवाल का जवाब दो। पूछिए। क्या तुम जानते हो कि गायत्री मंत्र क्या होता है? गायत्री मंत्र? जी हाँ, यह भूत प्रेत जैसी बाधाओं को भगाने का मंत्र माना जाता है। गुड। क्या तुम बता सकते हो कि कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी इसे जेब में कब रखता है? खरबंदा पंडित जी के किसी भी सवाल का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, फिर भी बोला, तब जबकि उसे वहम हो गया हो कि कोई प्रेत बांधा उस पर आक्रमण कर सकती है, किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक और पॉइंट है जो ये साबित करता है कि उस कोठी में कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं समझा नहीं। ये मंत्र मैंने जसवंत की जेब में देखा है। ओह,
पंडित जी ने एक और सवाल किया। ज़रा सोच कर जवाब दो। जब रात उनके बुलाने पर तुम कोठी में गए, तब जसवंत का चेहरा कई स्थानों से थोड़ा थोड़ा जला हुआ था या नहीं? बिल्कुल नहीं, खरबंदा ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा। जबकि इस वक्त उसका चेहरा जला हुआ था। कैसे? ठीक उसी तरह जैसे किसी ने उसके चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया। ये कैसे हो गया? फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह घटना भी संकेत करती है कि उस कोठी में कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे किसी न किसी स्तर पर रहस्यमय ज़रूर कहा जा सकता है। क्या आपने उसके चेहरे के जलने की वजह पूछी? नहीं। क्यों? मेरा मतलब आपको पूछना चाहिए था। बड़े ही अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए पंडित जी बोले, दरअसल हम अपने केस की तहकीकात के दौरान उस केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसा सवाल नहीं करते जिससे उसे ये पता लग जाए कि हम क्या जानना चाहते हैं और क्या जान गए। दरअसल हम जिससे मिलते हैं अपना शक उसके विरोधी पर प्रकट करते हैं। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए विरोधी के खिलाफ एक तर्क संगत कहानी गढ़कर भी सुना देते हैं। ऐसा करने से दरअसल हर एक की मानसिक स्थिति का पता लगाने के अलावा ऐसी बहुत सी बातें पता लग जाती हैं जिन्हें सामने बैठा व्यक्ति सीधे सवाल करने से नहीं बताता। मैं जानता हूँ कि तफ्तीश का आपका तरीका अलग और निराला भी है। हम अभी तक उस कोठी में 2 बार गए हैं। दोनों ही बार हमें बड़े दिलचस्प अनुभव हुए। पहली बार जब हरनाम दास से बातचीत हुई तो वो ये जानने के बाद असाधारण रूप से बौखला गए थे कि हम कविता को मृत नहीं मानते। वे बिल्कुल पस्त से हो गए थे। फिर हमने हॉल में थम के नज़दीक खून पड़ा देखा। इस खून के बारे में पूछते हुए और भी बुरी तरह हड़बड़ा गए, उल्टे सीधे जवाब देने लगे और उन्होंने कहा कि वह खून उनकी बड़ी बहू का है। मधु का? हाँ, मगर उसे खून कैसे निकला? हरनाम दास का जवाब था कि उसको मिर्गी के दौरे उठते हैं। अभी अभी उठे दौरे के दौरान वह थम से टकरा गई। हमें नहीं लगा कि वे सच कह रहे थे। आपकी बात पर याद आया, रात के समय जब मैं वहाँ गया था तब मैंने उनसे घड़ी में रात के 2 बजे का अलार्म भरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा था कि मधु की तबीयत खराब है। उसे 1 बजे इंजेक्शन लगाने के लिए मंजीत सॉरी उसे 2 बजे इंजेक्शन लगाने के लिए मंजीत ने अलार्म भरा था। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मधु को मिर्गी के दौरे उठते हैं। आज जब हम वहाँ पहुँचे तो उनके नौकर ने बताया कि हरनाम दास घर पर नहीं है, जबकि हमें लगा कि वह घर में ही थे। हमसे बात करने जसवंत आया और उसके आने बैठने तथा बात करने के अंदाज से ही जाहिर था कि वह हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी मुस्तैदी और होशियारी से देने की पूरी मानसिक तैयारी करके आया है। सवाल है कि क्यों हमारे सवालों का जवाब देने के लिए उसने ये मानसिक तैयारी की? हरनाम दास के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला गया? हर घटना में, हर बात में वे अत्यंत सतर्क नज़र आते हैं। इन सब बातों से जाहिर है कि उस कोठी में कोई ना कोई चक्कर चल ज़रूर रहा है। लेकिन क्या? फिलहाल हम इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं खोज पा रहे हैं। खरबंदा अचानक ही चुटकी बजा उठा, ऐसे भाव से जैसे एकाएक ही कोई तर्कसंगत बात उसके दिमाग में अटैक हुई हो। बोला, कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी कि जेल से फरार होने वाला कैदी ही वहाँ रह रहा हो? क्या मतलब? हाँ, ये हो सकता है। खरबंदा जैसे अपने विचारों से प्रभावित होकर बड़बड़ाया। मैंने कैदी को अंतिम बार उन्हीं के लॉन में कूदते देखा था। उसी रात से वे असामान्य भी है। कम से कम 7 बार कॉल बेल दबाने पर उन्होंने दरवाज़ा खोला था। ओह, मैंने उस वक्त कोठी के अंदर की तलाशी न लेकर बहुत बड़ी भूल की थी। यही बात है। कमाल है, ये साधारण सी बात दिमाग में नहीं आई। दिमाग में अब आई है। हम नहीं समझ पा रहे कि तुम कहना क्या चाहते हो ना हो पंडित जी, वह कैदी हरनाम दास की कोठी में ही है। उसने किसी ढंग से सारे परिवार को आतंकित तो कवर कर रखा है। मुमकिन है मधु को, हाँ, उसने मधु को कवर कर रखा होगा। क्या मतलब? सुनिए पंडित जी, एक बहुत ही आम, स्वाभाविक और दिलचस्प कहानी सुनिए। खरबंदा अचानक ही अत्यंत उत्साहित नजर आने लगा था। उसका नाम अब्दुल खरे है। अब्दुल खरे? अब्दुल खान होगा। एक व्यक्ति के अलावा वह 3 मासूम बच्चों का गला घोटकर हत्या करने के अपराध में सज़ा काट रहा था। जाहिर है जाहिर है कि वह बेहद बेरहम और निर्मम हत्यारा है। एक रात जेल से भाग निकलता सारे शहर की पुलिस उसके पीछे है। खरे जानता है कि फुस फूस में से भी पुलिस उसे पूरे शहर में ढूंढ रही है। ऐसे समय में बचने के लिए वह जिस कोठी के लॉन में कूदता है वह संयोग से हरनाम दास की कोठी है। अब्दुल खरे कोठी के अंदर दाखिल हो जाता है। परिवार के किसी एक सदस्य को अपने कब्जे में करके उसे मारने की धमकी देकर परिवार के शेष सदस्यों को डराता धमकाता है। मजबूर होकर शेष सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं। आतंकित और रहस्यमय से नजर आते हैं। यही हो रहा है उस कोठी में। यही हो रहा है पंडित जी। तुम्हारी कहानी में दम है।
सिर्फ दमी नहीं बल्कि ये सच्चाई है। वरना जिस स्तर पर प्रशासन अब्दुल खरे को तलाश कर रहा है उसके मुताबिक उसे अभी तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। गिरफ्तार हो भी तो कैसे? वह कमबख्त तो वहाँ छुपा बैठा है। हरनाम दोस्त द्वारा बार बार कैदी के बारे में पूछने, उनके आतंकित और डरे हुए से नज़र आने आदि से भी कैदी की उसी कोठी में मौजूदगी की पुष्टि होती है। हॉल में थम के पास पड़ा हुआ खून आदि ज़रूर मधु का होगा। उन सब लोगों को आतंकित करने के लिए उस वैशी ने मधु को मारा होगा। ओ हाँ, एक बात बताइए, आप दोबारा कोठी में गए, क्या आपने एक बार भी मधु को देखा? नहीं, मैं भी 2 बार गया और मधु की सूरत मैंने एक बार भी नहीं देखी। इस बात से तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो? सारा मामला शीशे की तरह बिल्कुल साफ है पंडित जी। अब्दुल खरे वही है, मधु उसके कब्जे में। इसलिए दो बार जाने के बावजूद हम दोनों में से किसी ने मधु को एक बार भी नहीं देखा। मधु को टॉर्चर करके जान से मार देने की धमकी देकर वह शेष सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तो इस मामले में अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं अभी फ़ोन करके इस सब की जानकारी अपने अधिकारियों को देता हूँ। फिर वैसा ही किया जाएगा जैसा वे चाहेंगे। हाँ, यदि मेरी राय मांगी गई तो मैं कहूँगा कि अचानक ही ढेर सारी सशस्त्र पुलिस फोर्स के साथ कोठी पर दबिश की जाए, ताकि अब्दुल खरे किसी भी तरह वहाँ से बचकर ना निकल सके। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझता था खरबंदा। क्या मतलब? खरबंदा उछल पड़ा। यदि वही हालात है जो तुमने कहे हैं, हम भी मानते हैं कि कोठी में वही हालात होंगे। हर घटना, हर बात, हर सबूत तुम्हारी कहानी के पक्ष में। और इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि हरनाम दास का परिवार इस वक्त खतरे में। जरा सी चूक होते ही तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वह उस परिवार के किसी भी सभी सदस्यों को मौत के घाट उतार सकता है। फिर वह उनमें से किसी को कवर करके वहाँ से निकल भी सकता है। वैसी स्थिति में तुम्हारी सारी फोर्स एकदम बेकार हो जाएगी। एक अब्दुल खरे को गिरफ्तार करने के लिए कानून फोर्स को पूरे परिवार या किसी भी निर्दोष के मरने की इजाज़त नहीं देता। कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन क्या? आपकी राय क्या है? ऐसे हालातों में क्या किया जाए? पंडित जी एकाएक ऐसी मुद्रा में नजर आने लगे जैसे कुछ सोच रहे हो। खरबंदा नज़रों से ही उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। फिर पंडित जी धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगे। अगला दृश्य। सारी बात सुनने के बाद मधु अपने घुटनों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। जसवंत उसके समीप बेड पर बैठा था। शेष सभी बेड के चारों ओर खड़े सभी के चेहरों पर अजीब सी दुविधा, डर और जिज्ञासा के भाव थे। जसवंत के चेहरे पर भी। शायद इसी डर से कि जाने कौन से क्षण मधु अचानक ही कविता की आवाज़ में बोल उठे। जसवंत उसके सामने संभल कर बैठा था, मधु के कविता में बदलती उछलकर उससे काफ़ी दूर पहुंच जाने के लिए बिल्कुल तैयार। वैसे वह मधु पर जाहिर नहीं कर रहा था कि उसे उससे किसी किस्म का खतरा है, या वह उसकी तरफ से होने वाले किसी आकस्मिक आक्रमण से बचने के लिए तैयार है। होश में आते ही मधु ने उसके चेहरे के जलने की वजह पूछी थी। जसवंत ने कह दिया था कि दौरे के दौरान उसी ने चेहरे पर गरम गरम चाय फेंकी है। पहले तो मधु ने यकीन ही ना किया, किंतु जब उन्होंने यकीन दिलाया तो मधु फूट फूट कर रो पड़ी। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसका कहना था कि चाय हाथ में लेने के बाद ही वह बेहोश हो गई थी। बाबा भूतनाथ के आगमन की भी उसे कोई इल्म नहीं था। न ही इनमें से किसी ने बाबा भूतनाथ का जिक्र किया। साहस करके जसवंत उसके कुछ और निकट सरक आया। प्यार से उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, क्या बात है मधु, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? जसवंत को डर था कि अचानक ही वह कविता की आवाज़ में गुर्रा उठेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अपना आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाती हुई बोली, ये क्या हो गया है मुझे? मैंने आप ही को जला दिया? ऐसा नहीं सोचते। जब तुम्हें पता ही नहीं रहता कि तुम क्या कह और कर रही होती है, तो इसके लिए खुद को दोषी क्यों मानती हो? मधु बिलखती हुई बोली, ये आखिर मुझे क्या हो जाता है जसवंत? कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो, जसवंत ने समझाया। हमने इलाज तलाश कर लिया है। भगवान ने चाहा तो अब तुम्हें कोई दौरा नहीं पड़ेगा। मगर ये दौरे आखिर अचानक ही मुझे पड़ने क्यों लगे हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तुम लोगों ने तो सुना और देखा होगा दौरों के दौरान मैं क्या कहती और करती हूँ। जसवंत सहित हर पल उन सभी को ये डर सताए जा रहा था कि कहीं अगले ही पल अभी तक अच्छी खासी बात कर रही मधु कविता के रूप में उन पर टूट ना पड़े। अपने ही मन के इस आंतरिक भय के कारण वे डरे से कांपते हुए सहमी हुई दृष्टि से मधु को देख रहे थे। तुम उन बातों को मत सोचो मधु, जसवंत ने जल्दी से कहा। जितना सोचोगी दौरा पड़ने के उतने ही ज़्यादा चांस हैं। ये देखो, ये कागज़ लो। कागज़? ये कागज़ कैसा है? कागज़ को देते हुए जसवंत ने जल्दी से बताया, इसे पढ़ो, इसमें एक मंत्र लिखा है। तुम यहीं बेड पर लेटी लेटी इसका जाप करो। इसे बार बार पढ़ने से तुम्हें फिर दौरा नहीं पड़ेगा। मधु की दृष्टि कागज़ पर स्थिर हो गई। वह उस पर लिखी पंक्तियाँ पढ़ रही थी। जब वह चुपचाप कहीं खोई सी बड़े ध्यान से पंक्तियों को पढ़ रही थी, तब एकाएक उन सबको लगा कि मधु के अंदर कविता समा रही है। दिल धड़कने लगा। सभी अपने स्थानों से धीरे धीरे पीछे सरके। आंखों में खौफ था, जिसमें थरथराहट।
बहुत ही धीमे से डरा हुआ जसवंत भी उठ खड़ा हुआ। धड़कते दिल से पूरी जिज्ञासा के साथ वह मधु की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद में कि वह अब भड़की, अब चीखी। सरकता हुआ ही वह बेड से दूर हट गया था। सारा वातावरण बड़ा ही उत्तेजनात्मक बन गया था। एकाएक यही शंका उन्हें हिलाकर रख दे रही थी कि अब बस अगले ही पल मधु कविता के रूप में उन पर गुर्राने और झपट पड़ने वाली है। सहमे से खड़े अजीब डरी हुई नज़रों से वह मधु की तरफ देख रहे थे कि मधु ने चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, क्या लिखा है इसमें? बहुत कठिन सा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। जसवंत तक कुछ नहीं बोल सका, जुबान तालू से चिपकी थी। धड़कता दिल लिए सभी सहमे से बड़े ध्यान से मधु को देख रहे थे। मधु ने एक एक करके चकित नज़रों से उन सभी को देखा, फिर जसवंत पर दृष्टि गड़ाकर बोली, क्या बात है, आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तुम मधु हो ना? जसवंत ने पूछा। हाँ, अरे क्या हो गया है? आपको बड़ा अजीब सवाल पूछ रहे हो। मैं मधु ही तो हूँ। मधु का वाक्य समाप्त होने से पहले ही जसवंत समझ चुका था कि उसकी शंका निर्मूल है, इसलिए वाक्य की समाप्ति होते होते वह अपने स्थान पर लौट आया था। मधु को कहने का कोई अवसर दिए बिना जल्दी से बोला, इसे पढ़ो मधु, संस्कृत का श्लोक है ना, इसलिए ज़रा कठिन महसूस दे रहा है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। मगर आप लोग? मधु का वाक्य पूरा होने से पहले ही समूचा भीतरी भाग कॉलबेल की आवाज़ से झंझना उठा। जसवंत जल्दी से खड़ा होता हुआ बोला, इसका जाप करो मधु, मैं देखता हूँ कौन है। अगला दृश्य। खरबंदा को देखते ही जसवंत चौंक पड़ा। एक साथ सैकड़ों सवाल उसके जहन में चकराने लगे थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिन बुलाए अचानक भी यहाँ किसी मकसद से आया है। जबकि हॉल में कदम रखते ही खरबंदा ने अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से बड़ी ही मुस्तैदी और सतर्कता के साथ चारों तरफ देखा। बड़ी ही तीक्ष्ण दृष्टि थी उसकी, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। शायद वह उस स्थान को ताड़ जाना चाहता था जहाँ से अब्दुल खरे ने जसवंत को कवर किया। खरबंदा की ऐसी कठोर मुद्रा और खोजी दृष्टि को देखकर जसवंत की धमनियों में बहते लहू का दबाव बढ़ने लगा। सारे जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर उसने प्रश्न किया, कहिए इंस्पेक्टर, अचानक कैसे आना हुआ? मैं विजय के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। खरबंदा अपने हाथ में मौजूद अपनी गोल कैप को घुमाता हुआ बोला। कैप छज्जे वाली थी और उसे घुमाने का अंदाज ऐसा था कि जसवंत की दृष्टि बरबसी कैप पर पड़े। मगर जसवंत ने कैप की तरफ नहीं देखा। बोला, विजय के सिलसिले में? क्या आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? क्यों नहीं, आइए, बौखलाया से जसवंत बोला। अपने हाथों में कैप घुमाता हुआ खरबंदा सोफ़ा सेट की तरफ बढ़ गया। इस वक्त जसवंत को खरबंदा के हाव भाव बड़े ही रहस्यमय महसूस हो रहे थे। साथ ही उसे ये डर भी सताने लगा था कि कहीं वहाँ कमरे में मधु कविता में न बदल जाए। यदि ऐसा हो गया तो वह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगेगी और ऐसे समय में खरबंदा की यहाँ मौजूदगी उन सबके लिए मौत जैसी साबित होगी। खरबंदा सोफे की एक कुर्सी पर बैठ गया। जसवंत उसके सामने बैठ गया तथा स्वयं को सामान्य दर्शाने की भरपूर कोशिश करता हुआ बोला, विजय के बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? आपके डैडी कहाँ हैं? खरबंदा ने उल्टा सवाल किया। अपने कमरे में। क्या आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कहते हुए खरबंदा ने कैप सेंटर टेबल पर रख दी। तो फिर कहिए। कुछ ही देर पहले उन्होंने फ़ोन पर कहा था कि विजय यहाँ आकर आप सबको धमकी दे गया। जी हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि उसने क्या शब्द बोले थे? जसवंत जल्दी जल्दी विजय के शब्दों को दोहराने लगा, परंतु वह महसूस कर रहा था कि खरबंदा का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। उसके मुंह से निकलने वाले एक भी शब्द को वह ना ही सुन रहा है। खरबंदा की नज़रें उस सारे हॉल की टोह सी लेती हुई महसूस हुई। जसवंत समझ गया कि खरबंदा विजय के बारे में नहीं बल्कि किसी दूसरे ही मकसद से आया है। किस मकसद से? खरबंदा क्या चाहता है, क्या तलाश कर रहा है? ऐसे ही ढेर सारे सवालों से घिरा जसवंत टेप के समान शुरू हो गया। बात खत्म हो गई। खरबंदा ने उसकी तरफ देखा। जसवंत के दिमाग में रह रहकर यह सवाल चकरा रहा था कि यह काइयाँ इंस्पेक्टर आखिर उन पर किस किस्म का शक कर रहा है। इधर देखिए मिस्टर जसवंत, मेज़ पर रखी इस कैप की तरफ। यह वाक्य खरबंदा ने अचानक ही बड़े अजीब ढंग से बोला। जसवंत ने चौंक कर कैप की तरफ देखा और कैप पर दृष्टि पड़ते हुए लगभग उछल पड़ा। सारे संसार की हैरत उसके चेहरे पर उभर आई। इस हैरत की वजह थी वे शब्द जो चौक से कैप की छत पर लिखे थे। जसवंत ने उन्हें पढ़ा था। बड़े बड़े अक्षरों का उपयोग करके लिखा गया था, डरने की ज़रूरत नहीं, हम सब समझ गए। यदि तुम लोग किसी भी किस्म के खतरे में हो तो 2 घंटे के अंदर बालकनी में कोई लाल कपड़ा टांग लटका दो। इन शब्दों को पढ़ते ही जसवंत की बुद्धि चकरा गई। हैरत में डूबा चेहरा उठाकर उसने खरबंदा की तरफ देखा। कैप उठाते हुए खरबंदा ने कहा, यह कैप जनता की सेवा की प्रतीक है। यानी विभाग हम पुलिस वालों को कैप देते वक्त कहता है कि तुम जनता की सेवा करने के लिए इसे पहन रहे हो। मगर मैं कुछ समझा नहीं। खरबंदा खड़ा हो गया और कैप को घुमाता हुआ बोला, हम तुम्हें हर खतरे से बचाएंगे, बस मदद के लिए एक इशारा काफ़ी है।
कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। विजय के बारे में कह रहे हैं। खरबंदा दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चैन की नींद सोई, उसे हम देख लेंगे। लेकिन बाय। हाथ हिलाकर खरबंदा दरवाज़ा पार कर गया। अगला दृश्य। दरवाजे के बीचों बीच जसवंत हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। उसके मस्तिष्क में एक साथ हजारों प्रश्नवाचक चिन्ह जगमग जगमग कर रहे थे। जवाब एक का भी नहीं था। एक तो खरबंदा के उठने, उसकी टोपी, दृष्टि और अजीब से अंदाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। फिर उसके दिमाग को सबसे ज़्यादा कुंद तो कैब पर लिखे शब्दों ने कर दिया था। जसवंत को लगा कि उसकी बुद्धि उलटने वाली है। दिमाग की नसों में असहनीय पीड़ा होने लगी। फिर भी आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा बंद किया। अभी वह घूमा ही था कि मधु के कमरे से निकलकर हॉल में आते हुए हरनामदास चमके। उन्होंने सवाल किया, क्या बात थी? खरबंदा क्यों आया था? जाने क्यों, जसवंत की इच्छा कुछ बोलने की न हुई। हरनामदास की तरफ देखा ज़रूर उसने, परंतु बिना कुछ बोले ही तेज़ कदमों के साथ सोफ़ा सेट की तरफ बढ़ा। एक कुर्सी पर धम से गिर पड़ा वो। जसवंत को इस असामान्य अवस्था में देखकर हरनामदास बुरी तरह चौंक पड़े। वे जानते थे कि सब पस्त हो जाएंगे, परंतु जसवंत पस्त नहीं होगा। किन्हीं भी हालातों में वह घबराने वाला या दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो जाने वाला नहीं है। लेकिन इस समय वे जसवंत को टूटा सा देख रहे थे, कुछ उखड़ा हुआ सा। इसलिए वे लपकने के से अंदाज में उसके पास पहुंचे। बोले, क्या बात है जसवंत? एक मिनट, ज़रा आप चुप रहेंगे? क्या मतलब? आप चुपचाप बैठ जाइए, मुझे सोचने की ज़रूरत है। हरनामदास अवाक से रह गए। ऐसे उखड़े हुए मूड और सर में जसवंत ने उनसे पहली बार ही बात करी थी। हरनामदास को थोड़ा बुरा सा लगा। फिर भी वे चुप ही रहे और धीरे से उस चेयर पर बैठ गए जिस पर कुछ देर पहले खरबंदा बैठा था। धड़कते दिल से जसवंत का चेहरा ताकते हुए वे उसके कुछ बोलने का इंतजार करते रहे। सोफे की पुष्ट से सिर टिकाए जसवंत ने आंखें बंद कर रखी थी। बुरी तरह बेचैन हरनामदास उसे देखते रहे। जब काफ़ी देर तक जसवंत कुछ नहीं बोला तो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हरनामदास के धैर्य के सभी बांध टूट गए तो बोले, प्लीज़ जसवंत, हमें बताओ कि आखिर हुआ क्या है। हम पागल हुए जा रहे हैं। जसवंत ने आंखें खोली, सवाल किया, मधु कैसी है? ठीक है, सुलक्षणा उसे गायत्री मंत्र का जाप करा रही है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया जसवंत? जसवंत ने संक्षेप में उन्हें सब कुछ बता दिया। सुनकर हरनामदास की बुद्धि चकरा गई। मुंह से यही शब्द निकल सके, इसका क्या मतलब? यही तो समझ में नहीं आ रहा। खरबंदा शायद सिर्फ मुझे वह वाक्य पढ़ा नहीं आया था। विजय का विषय तो एक बहाना था। बड़ा रहस्यमय सा लग रहा था वह। ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तैद, चुस्त और उठता सतर्क सवाल उठता है कि क्यों वह यहाँ क्या तलाश कर रहा था। हरनामदास चुप ही रहे। दिमाग में कुछ आए तो बोले भी। समझ में नहीं आता कि उस कैप पर लिखे वाक्य का आखिर मतलब क्या है। जसवंत जैसे खुद ही से सवाल कर रहा था। क्या वह क्या समझ गया है वह? किस किस्म के खतरे की तरफ इशारा था उसका? किस मामले में, किस खतरे से? वह हमारी क्या मदद करना चाहता है? बालकनी में लाल कपड़ा क्यों टांग दे? जसवंत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह धूर्त इंस्पेक्टर कोई चाल चल रहा हो सकता है, लेकिन कैसी चाल? कैसी भी? सवाल यह है कि वह कोई चाल क्यों चलेगा, ये तो वही जाने। कुछ देर तक जसवंत चुप रहा, शायद कुछ सोच रहा था। बोला, आखिर उसके दिमाग में क्या है? किस खतरे के विरुद्ध वह हमारी मदद करना चाहता है? वह वाक्य कहने के लिए उसने ऐसा रहस्यमय तरीका क्यों चुना? यही वाक्य वह मुंह से बोलकर भी तो कर सकता था। कैब पर लिख कर क्यों लाया? और फिर उसने मुझे कैब पर लिखा हुआ वाक्य चोरी से क्यों पढ़ाया? कुछ ऐसी चोरी से जैसे उसे किसी अन्य के द्वारा भी वाक्य पढ़ लिए जाने का खतरा हो। किसके द्वारा? पता नहीं, शायद आपके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा। इसका मतलब खरबंदा वह वाक्य सिर्फ तुम ही से कहना चाहता था, अन्य किसी से नहीं। ऐसा ही लगता है। लेकिन क्यों? किसी अन्य के द्वारा उस वाक्य को पढ़ लिया जाने से उस पर क्या आपत्ति थी? मगर कैब पर लिखा था कि यदि तुम लोग किसी किस्म के खतरे में हो। तुम लोग, इसका अर्थ है वह सारे परिवार को कह रहा था। यानी कि वह सारे परिवार को किसी किस्म के खतरे में समझता है। किस किस्म के खतरे में? बात समझ में नहीं आ रही। यदि वह हम सबको किसी खतरे में समझ रहा है तो किसी अन्य के द्वारा उस वाक्य के पढ़े जाने पर उसे आपत्ति क्यों थी? वह आपत्ति उसे किससे थी? शायद उसी से होगी जिसकी बदौलत हम खरबंदा की नज़रों में खतरे में। कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पता नहीं वह क्या कहना चाहता है। संभव है कि हमें घुमाने के लिए वह कोई चाल ही चल रहा हो। अतः फिलहाल हम चुप्पी ही साध लें, एक अक्षर भी ना बोलें। क्या मतलब? चुप रहकर पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि खरबंदा आखिर चाहता क्या है। हमारी चुप्पी पर वह ज़रूर अपना कोई अगला कदम उठाएगा, तब शायद उसका कोई मकसद समझ में आ सके। अगला दृश्य। कमाल हो गया पंडित जी, 2 की जगह 2.5 घंटे हो गए,
लेकिन उनकी बालकनी में कोई लाल कपड़ा नज़र नहीं आया। दुविधा में फंसा खरबंदा कह रहा था, इसका मतलब यह है कि किसी किस्म के खतरे में नहीं है। अगर वे खतरे में ना होते तो फ़ोन या अन्य किसी माध्यम से हमसे संबंध स्थापित करके पूछते कि हम उन्हें किस किस्म के खतरे में महसूस कर रहे हैं। ये बात भी ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है पंडित जी कि कैब पर लिखे वाक्य का अर्थ जसवंत की समझ में ही ना आया हो? ऐसा नहीं हो सकता। जसवंत को हमने भी काफ़ी तीव्र बुद्धि वाला महसूस किया। तो फिर यह मामला क्या है? उधर बिल्कुल खामोशी क्यों छा गई? कोई तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब्दुल ने किसी तरह कैब पर लिखा वाक्य पढ़ लिया हो, या किसी तरह उसे तुम्हारे वहाँ पहुँचने का अर्थ समझ में आ गया हो, और सब कुछ पता लगने पर उसने परिवार के सदस्यों पर अपना कसाव बढ़ा दिया हो। किसी को बालकनी में लाल कपड़ा टांगने का अवसर ही ना दिया उसने। हाँ, ये हो सकता है। यही होने के ज़्यादा चांस है। चुप्पी का अर्थ भी यही है, लेकिन लेकिन क्या? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हरनाम दास का परिवार पहले से भी कहीं ज़्यादा खतरे में है। हमें शीघ्र ही किसी अन्य रास्ते से उनकी मदद करनी चाहिए। मदद तो ज़रूर करनी चाहिए खरबंदा, लेकिन उससे पहले अगर हम एक बार पुनः गहराई से इस बात पर विचार कर लें कि जो हम सोच रहे हैं मामला वही है या कुछ और, तो ज़्यादा अच्छा है। क्या मतलब? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम गलत सोच रहे हों। अब्दुल खरे वहाँ हो ही नहीं, बल्कि उनके आतंकित और डरे हुए से रहने तथा कोठी के रहस्यमय वातावरण की कोई दूसरी ही वजह हो। दूसरी कोई वजह नहीं हो सकती। सारे सबूत, तुम्हारे तर्क हम सुन चुके हैं। अब क्या तुम थोड़ी देर हमारे तर्कों पर भी गौर फरमाओगे? कहिए। यदि वे लोग अब्दुल के शिकंजे में फंसे हैं तो जसवंत की जेब में गायत्री मंत्र की मौजूदगी का क्या अर्थ है? खरबंदा पंडित जी का चेहरा देखता रह गया। दरअसल उसे कोई जवाब सूझा ही नहीं था। जबकि पंडित जी ने दूसरा तर्क दिया, यदि वे अब्दुल के शिकंजे की वजह से आतंकित हैं तो वह नकाबपोश कौन था? खरबंदा चुप। यदि वे अब्दुल के शिकंजे में होते तो जसवंत कभी उनके द्वारा नकाबपोश की रिपोर्ट करके रात के उस वक्त तुम्हें कोठी में बुलाने के लिए तैयार ना होता। आपके तर्कों में जान है पंडित जी। इसका मतलब ये है कि वे अब्दुल के शिकंजे में नहीं है, बल्कि अपनी ही किसी उधेड़बुन में लगे हैं। कैसी उधेड़बुन? जिस क्षण हमें इस सवाल का जवाब मिल गया, उस क्षण सारा केस खुली किताब की तरह हमारे सामने होगा। आपके तर्कों ने तो सारा मामला ही उलट दिया। फिर भी मुमकिन है कि वही बात सच हो जो हम पहले सोच रहे थे। दरअसल जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लग जाता तब तक कुछ भी नहीं सच हो सकता है। मेरा ख्याल तो यह है पंडित जी कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें कोठी पर एकदम रेड कर देनी चाहिए। उस पर बाद में विचार करेंगे। फ़िलहाल हमारे दिमाग में एक सवाल है, और हम तुमसे अपने उस छोटे से सवाल का जवाब चाहते हैं। जी ज़रूर पूछिए। तुमने बताया था कि वह काला नकाबपोश 9 नंबर के जूते पहनता है। जी, ये बिल्कुल सच है। तुम्हें कैसे पता लगा? जी, सारे कमरे में उसके जूतों के निशान बने थे। तलों में पीली मिट्टी लग गई थी। पीली मिट्टी? क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की थी कि ये मिट्टी उसके जूतों में कहाँ से लगी? लॉन से। लॉन से? पंडित जी चौंके। मगर हमारे ख्याल से तो हरनाम दास की कोठी का लॉन बिल्कुल हरा भरा है। घास सलीके से कटी हुई है। हरा कालीन सा बिछा महसूस होता है। जी हाँ, मगर उनके नौकर ने पिछले लॉन में 1 या 2 दिन पहले ही काम का पौधा लगाया था। वहाँ से लॉन की ज़मीन खुदी हुई थी, और संयोगवश नकाबपोश उसी मिट्टी के ऊपर से गुजर गया। पंडित जी की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। वे कई पल तक न जाने क्या सोचते रहे। फिर अचानक ही प्रश्न कर बैठे, ध्यान करके बताओ, क्या नकाबपोश के दोनों जूतों पर पीली मिट्टी लगी थी? जी हाँ, कमरे में दोनों ही जूतों के निशान थे। नकाबपोश का कद तुमने क्या बताया था? करीब 6 फुट। 6 फुट लंबे व्यक्ति का एक कदम कम से कम 1 गज लंबा तो होता ही है। खरबंदा, ज़्यादा भले हो, लेकिन यदि वह सामान्य चाल से चले तो एक कदम 1 गज से कम नहीं हो सकता। आम का पौधा लगाने के लिए पौधे के चारों तरफ 2 फुट व्यास के वृत्त से ज़्यादा ज़मीन खोदने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ती। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? 6 फुट लंबा व्यक्ति 2 फुट खुदाई पर एक पैर तो रख सकता है, दूसरा नहीं। जब वह दूसरा पैर ज़मीन पर रखेगा तो कदम से बाहर ज़मीन पर ही पड़ना चाहिए, और इस तरह से सिर्फ उसके एक जूते के तले में लगेगी, दूसरे में नहीं। मैंने खुद देखा था पंडित जी। ज़मीन के खुदे भाग पर उसके दोनों जूतों के निशान थे। हाँ, उन दोनों निशानों के बीच 1 गज की दूरी ज़रूर थी। इसका मतलब लॉन को कुछ ज़्यादा खोदा गया है। जी हाँ, पौधे के चारों तरफ लॉन काफ़ी खुदा हुआ है। यानी लॉन की खुदाई का कारण वो पौधा नहीं, कुछ और है। खरबंदा के मस्तक पर बल पड़ गए। बोला, कुछ और से क्या मतलब? संभव है कि इस परिवार ने वहाँ कुछ दबाया हो। क्या? कोई बेशकीमती जवाहरातों का डिब्बा या कोई लाश? लाश? खरबंदा के रोंगटे खड़े हो गए। एक संभावना व्यक्त की है, कुछ भी हो सकता है। मगर इतना जाहिर है कि वहाँ जो भी कुछ दबाया गया है उसे इस परिवार के सदस्य गुप्त रखना चाहते हैं। मगर ये लाश वाली बात आपके दिमाग में कहाँ से आई?
यदि तुम्हारी कहानी को थोड़ा बदल दिया जाए तो वहाँ एक लाश पैदा हो सकती है। मेरी कहानी? हाँ, वही अब्दुल खरे वाली कहानी। मैं समझा नहीं। अब्दुल खरे हरनाम दास की कोठी में उसने उनमें से किसी को कवर करके वहाँ जबरन रहने की कोशिश की। परिवार बड़ा है, 2 जवान पुत्र और पिता हैं। मेरे ख्याल से हरनाम दास के पास लाइसेंस का रिवॉल्वर भी है। उन उनका मौका लगता है, अब्दुल खरे के शिकंजे से निकलने की कोशिश करते हैं। अब्दुल विरोध करता है और इसी कश्मकश में गोली से या किसी और तरह अब्दुल मर जाता है। उसके मरने के बाद वे सभी ये सोचकर घबरा जाते हैं कि उन्होंने हत्या कर दी है। कानून से बचने के लिए वे अब्दुल की लाश को लॉन में दफना देते हैं। खरबंदा पंडित जी के चेहरे को देखता रह गया। उनकी बात समाप्त होने के बाद भी कुछ बोल नहीं सका था। पंडित जी की ये कहानी उसे जमी थी। अब उसे लॉन का वह खुदा हुआ हिस्सा याद आ रहा था। सचमुच वो इतना बड़ा था जिसमें किसी लाश को आसानी से दफन किया जा सके। अभी वह विचारों में ही गुम था कि पंडित जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मगर यदि ऐसा हो भी गया था तो उन्हें मुझसे सब कुछ छुपाने की क्या ज़रूरत थी? वे जान चुके थे कि अब्दुल जेल से फरार कैदी है। आत्मरक्षा के लिए उन्हें उसको मारना पड़ा। ऐसे हालातों में उन पर कोई गंभीर केस नहीं बनता। अतः लाश को गाड़ देने से अच्छा पुलिस को सब कुछ बता देना था। लाश के इर्द गिर्द खड़े हत्यारे इतनी तर्कसंगत बात नहीं सोच सकते। क्या मतलब? हालांकि पेशेवर हत्यारे भी कत्ल करने के बाद अपने होशोहवास में नहीं रहते। और फिर हरनाम दास या उनके परिवार को कोई व्यक्ति तो वैसे ही क्रिमिनल माइंडेड नहीं है। अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। अचानक ही अब्दुल को लाश में तब्दील होते थे वे सब बौखला गए होंगे। उस वक्त सिर्फ एक ही विचार दिमागों में कौंध रहा होगा, ये कि उन सब ने हत्या कर दी है। और यदि किसी को पता लग गया तो सब फंस जाएंगे। संभव है कि उनमें से किसी ने उस वक्त वह विचार प्रस्तुत किया भी हो जो कि तुम कह रहे हो, मगर तभी किसी ने यह कहा हो कि कुछ ही दिन पहले तो वे बड़ी मुश्किल से कविता की हत्या करने के जुर्म से बरी हुई हैं। इतनी जल्दी हत्या का एक और मुकदमा चल पड़ा तो सारा शहर ये कहने लगेगा कि हरनाम दास का परिवार सचमुच हत्यारों का गिरोह है। गरज ये है कि बौखलाहट में उन्होंने यही निश्चय किया कि किसी को बताने से लाश को लॉन में गाड़ देना ज़्यादा ठीक है। मगर अब्दुल खरे बहुत ताकतवर था, उसे मारना इनके बस का रोग नहीं था। गोली से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। तो क्या आप यही कहना चाहते हैं कि लॉन में अब्दुल की लाश है? हम गारंटी से नहीं कह रहे हैं, एक संभावना है। लाश भी हो सकती है। संभव है कि वही अब्दुल खरे आत्मा के रूप में जसवंत को चमकता हो, इसलिए वह जेब में गायत्री मंत्र रखता है। उनके आतंकित और डरे हुए चेहरों, बौखलाहट, हड़बड़ाहट, ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहने और कोठी के रहस्यमय वातावरण की एक वजह यह भी हो सकती है। तो फिर इन परिस्थितियों में आपके ख्याल से क्या किया जाए? पंडित जी की मुद्रा सहमी सोचने वाली बन गई।